हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा वर्ल्ड क्लाइमेट चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसके ऑलरेडी हम 138 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 139 से। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। अरेंज द कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज टू द टोटल कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब हमने अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मीन्स सबसे पहले जिस गैस की अमाउंट सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की। कितनी है? 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो 21% है। आर्गन की बात करें तो ये ट्रेसेस में है। अगर हम देखें परसेंटेज वाइज तो 0.0005% कुछ इतना का बनता है आर्गन का। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। तो उस अकॉर्डिंग सबसे पहले आ जाएगी नाइट्रोजन, फिर आ जाएगी ऑक्सीजन। तो कोड क्या बन जाएगा? 1 2 4 3। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द फोर्स नीडेड टू ड्राइव द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अब एटमॉस्फेयर की जो सर्कुलेशन होती है, एटमॉस्फेयर में जो मूवमेंट होती है, तो वो मूवमेंट के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है जो एनर्जी कंट्रास्ट बनता है बिटवीन द हाई इंसुलेशन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड एंड लो इंसुलेशन पोलर लैटिट्यूड। क्योंकि जो पोल्स है वहां पे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो कम होती है, जो सोलर एनर्जी पोल्स पे पहुंचती है वो कम है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। ट्रॉपिक्स पे जो सोलर एनर्जी है वो ज्यादा आती है। ट्रॉपिक्स के बीच में अगर हम बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, तो यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है वो सबसे ज्यादा पहुंचती है और पोलर एरियाज में कम होती है। इसी वजह से ये जो एनर्जी डिफरेंस है ना, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस का डिफरेंस है, इसी की वजह से इन दोनों के बीच में जो एनर्जी कंट्रास्ट बनता है, उसी की वजह से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होती है। नेक्स्ट, द एटमॉस्फेरिक लेयर क्लोजेस्ट टू अर्थ। अब एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो अर्थ के पास जो सबसे क्लोजेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो कौन सी है? वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर आ जाती है, और उसके ऊपर फिर थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के बीच में आयनोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर की लेयर है। Next, the majority of the ozone, about 90% of ozone layer found in atmosphere is concentrated in the stratosphere at an altitude। अब देखो मेजॉरिटी जो ओजोन की है वो स्ट्रेटोस्फेयर में है, और जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर कितने किलोमीटर तक है एटमॉस्फेयर में? अप्रॉक्सीमेटली 15 से लेकर 55 किलोमीटर तक है अबव द अर्थ सरफेस। एग्जैक्टली 50 लिखते हैं हम, तो वैसे यहाँ पे अब देखो 50 वाला तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? 15 to 55 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। Next, all the fog consist of fine drops of water. We can't see clearly through it because अब देखो फॉग में क्या होता है, वाटर की बिल्कुल ही मिन्यूट ड्रॉप्स होती है, छोटी छोटी ड्रॉप्स होती है, फिर भी फॉग में हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही जो वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स है ना, जो फाइन ड्रॉप्स है वाटर की, ये क्या करती है? ये लाइट को स्कैटर कर देती है। लाइट की स्कैटरिंग होती है, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है फॉग में वो कम हो जाती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, द ड्रॉप स्कैटर मोस्ट ऑफ द लाइट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द 4 रीजन्स अबव अर्थ हैज स्मॉलेस्ट हाइट। तो कौन सी लेयर की जो हाइट है वो सबसे कम है? वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की कितनी है? 10 से लेकर 15 किलोमीटर के बीच में। एग्जैक्टली देखे तो 8-9 किलोमीटर इक्वेटर पे है, 15-16 किलोमीटर पोल्स पे है। लेकिन बाकी की लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर की भी 30-35 तक है, मीजोस्फेयर भी है 30-35 तक, थर्मोस्फेयर तो हंड्रेड्स में ही आ जाती है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट हाइट है वो ट्रोपोस्फेयर की ही है। नेक्स्ट, ओजोन लेयर इन द आउटर एटमॉस्फेयर हेल्प्स अस। ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है उसको प्रोटेक्ट करती है। अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है? वो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है उनको अब्सॉर्ब कर लेती है ओजोन की लेयर। तो ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर, अब्सॉर्बिंग यूवी रेडिएशंस।
नेक्स्ट, वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट आर कॉज्ड प्राइमरीली बिकॉज। अब देखो डे एंड नाइट बनते क्यों है, दिन रात क्यों बनते हैं, अर्थ की रोटेशन की वजह से। अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है जिसकी वजह से डे एंड नाइट बनते हैं। लेकिन इनकी जो ड्यूरेशन में वेरिएशंस आती है, हमने देखा है ना, समर्स में दिन लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती है, वही विंटर्स में रातें लंबी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन में वेरिएशन आ रही है, ड्यूरेशन में वेरिएशन क्यों आती है, क्योंकि जो अर्थ की एक्सिस है वो इंक्लाइंड है, टिल्टेड है। कितने एंगल पे टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर आ जाएगा, एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इंक्लाइंड। नेक्स्ट, ट्रोपोस्फेयर इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि अब ट्रोपोस्फेयर अर्थ के सरफेस के पास आता है। तो अर्थ के सरफेस पे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है वो अर्थ के सरफेस को हीट अप कर देती है, जिसकी वजह से अब देखो सरफेस गर्म हो रहा है, तो सरफेस की वजह से जो लोअर एटमॉस्फेयर है वो भी गर्म होता है। इसीलिए जो ट्रोपोस्फेयर है वो हॉटेस्ट पार्ट है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर, इट इज हीटेड अप बाय द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट, वी रिसीव सनलाइट ऑन अर्थ सरफेस, व्हाट टाइप ऑफ लाइट बीम्स आर दीज। अब जो सनलाइट पहुंचती है अर्थ पे, उस टाइम पे जो लाइट बीम अर्थ पे पहुंचती है वो लाइट बीम किस तरह की होती है, वो होती है डाइवर्जिंग लाइट बीम्स। डाइवर्जिंग कैसी होती है कि जैसे ये सोर्स है, सन है, सोर्स क्या है, तो यहाँ से जो लाइट पहुंचती है ना वो कुछ इस तरह से पहुंचती है, वो सारी डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो जाती है जब ये अर्थ पहुंचती है। तो इसीलिए जो लाइट बीम होती है वो डाइवर्जिंग होती है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड अप। एटमॉस्फेयर कब सबसे ज्यादा गर्म होता है, मिड डे पे सबसे ज्यादा गर्म होता है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओजोन लेयर विद इन द एटमॉस्फेयर इज आर करेक्ट। ओजोन लेयर के बारे में हमने बताना है यहाँ पे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट क्या है, इट अब्सॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फाउंड इन द सन्स रेज। ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर सीरियस थ्रेट टू ओजोन लेयर। अब ये जो ओजोन होल हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हम यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज कर रहे हैं उसकी वजह से जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो रहा है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो सीरियस थ्रेट है ओजोन लेयर के लिए। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, द लोअर लेयर आइनोस्फेयर इज। आइनोस्फेयर से जो नीचे वाली लेयर है कौन सी है, वो है थर्मोस्फेयर। पहले भी ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ओशन ऑफ स्टॉर्म, ओशन ऑफ स्टॉर्म कहाँ पे है, ओशन ऑफ स्टॉर्म मून पे है। तो ओशन ऑफ स्टॉर्म इज द नेम गिवन टू अ वाटरलेस एरिया ऑन द मून सरफेस। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज रिच इन ओजोन गैस। ओजोन गैस कौन सी जोन में है, कौन सी लेयर में है एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर में आती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फेयर। वही क्वेश्चंस जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं ना, वही यहाँ पे घुमा फिरा के फिर से रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए फटाफट से मैं आगे चल रही हूँ। नेक्स्ट, टेलीविजन सिग्नल कांट बी रिसीव्ड जनरली बियॉन्ड ए पर्टिकुलर डिस्टेंस ड्यू टू। अब देखो जो टेलीविजन सिग्नल्स होते हैं ना वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही आते हैं। क्यों पर्टिकुलर डिस्टेंस तक रिसीव होते हैं, पूरी अर्थ पे रिसीव क्यों नहीं होते? दिस इज बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ अर्थ। अर्थ कर्व्ड है, अर्थ की कर्वेचर की वजह से टेलीविजन सिग्नल पूरी अर्थ पे रिसीव नहीं होते। कर्व्ड होने की वजह से क्या होता है, आप देखो ये अर्थ है, कर्व्ड है। अब देखो यहाँ से टेलीविजन सिग्नल रिसीव हो रहा है तो वो मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच पाएगा, ठीक है। अर्थ के बिल्कुल दूसरी साइड पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है। अर्थ की कर्वेचर की वजह से जो टेलीविजन सिग्नल है वो अर्थ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही रिसीव होते हैं, उसके आगे ये जो सिग्नल्स है वो रिसीव नहीं होते, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, कर्वेचर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द फिनोमेना रिलेटेड टू वेदर टेक्स प्लेस इन। वेदर से रिलेटेड जो ज्यादातर फिनोमेना है वो ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। तो ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर। नाइट्स आर कूलर इन डेजर्ट देन इन प्लेन्स। अब देखो डेजर्ट में क्या होती है, सैंड होती है। तो जो सैंड है ना ये बाकी की अर्थ के कंपैरेटिवली
एकदम से ठंडी होती है, एकदम से गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है। इसीलिए डेजर्ट्स में क्या होता है, दिन में सैंड एकदम से गर्म होती है, जब गर्म होती है तो उससे क्या होता है, उससे इनका जो डेजर्ट का टेम्परेचर है ना, जो डे टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री से भी ज्यादा हो जाता है कभी कभार, और वही रात में एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप करता है, और ड्रॉप करके इतना कम हो जाता है कि वो 20 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। मतलब रात को ठंड हो जाती है वहां पे और दिन में पूरी गर्मी होती है डेजर्ट्स में। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, सैंड रेडिएट्स मोर क्विकली देन द अर्थ। Next, a layer in the Earth's atmosphere called ionosphere facilitates radio communications. Why? अब ionosphere के रिगार्डिंग हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखी है, तो उसके बारे में हमने बताना है। अब आयनोस्फीयर क्या करती है, रेडियो जो कम्युनिकेशंस है उनको रिफ्लेक्ट बैक करती है। क्यों करती है? फर्स्ट रीजन इन्होंने बताया है, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ। अब देखो, ओजोन से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, आयनोस्फीयर में जो आयंस की लेयर है वहां से रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। सेकेंड, रेडियो वेव्स हैव अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। अगेन ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ होती है ना, वो फ्यू मिलीमीटर से लेकर किलोमीटर्स के बीच में होती है। तो ऐसे नहीं बोल सकते वेरी लॉन्ग वेवलेंथ है, शॉर्ट भी होती है, लॉन्ग वेवलेंथ भी होती है। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, नीदर 1 nor 2। नेक्स्ट, the jet aircrafts fly very easily and smoothly in the lower stratospheres. What could be the appropriate explanation? अब जो lower stratosphere है ज्यादातर वहीं पे जेट एयरक्राफ्ट्स वगैरह, प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहले तो जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है वहां पे कोई ज्यादा वेदर फिनोमेना नहीं होता, मतलब वहां पे ना क्लाउड्स होते हैं ना वाटर वेपर्स होते हैं। वेदर फिनोमेना नहीं होता मीन्स वहां पे क्लाउड्स या वाटर वेपर वगैरह ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देयर इज नो वर्टिकल विंड्स इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। अब लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में कोई ज्यादा वर्टिकल विंड्स भी नहीं चलती, क्योंकि जो जेट स्ट्रीम चलती है वो कहाँ पे चलती है, वो या तो फिर ट्रोपोपॉज में होगी या फिर अपर स्ट्रेटोस्फीयर में होगी। तो यहाँ पे वर्टिकल विंड्स की भी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से क्या है, अब देखो वर्टिकल विंड्स का यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल विंड्स कौन सी होती है, जो ऊपर से नीचे को चलती है। जो जेट स्ट्रीम है वो हॉरिजॉन्टल विंड्स है। अब हॉरिजॉन्टल विंड्स से क्या होता है, हॉरिजॉन्टल विंड से जो एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ते हैं उनको हेल्प मिलती है, क्योंकि अगर वो अलोंग द विंड्स जाएंगी, विंड्स की डायरेक्शन के साथ उड़ेंगे, तो उससे क्या है, उनका फ्यूल भी सेव होएगा। लेकिन वर्टिकल विंड्स यहाँ पे नहीं होती, जिसकी वजह से जो जेट प्लेन्स यहाँ पे चलते हैं, एयरक्राफ्ट चलते हैं, उनको ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, द स्ट्रेटोस्फीयर इज सेड टू बी आइडियल फॉर फ्लाइंग जेट एयरक्राफ्ट। अब जो स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर है वो बेस्ट क्यों है जेट एयरक्राफ्ट की फ्लाई करने के लिए? क्योंकि वहां पे कोई ज्यादा वेदर फिनोमेना नहीं होता, कोई डिस्टर्बेंस जेट एयरक्राफ्ट्स को नहीं होती। क्योंकि अगर देखो वेदर फिनोमेना होंगे, कभी फॉगी वेदर हो जाएगा या कभी बारिश होने लगी, तो उससे क्या है, उससे जो जेट एयरक्राफ्ट चलते हैं ना, उनको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल पाएगा, और ऊपर से डिस्टर्बेंस तो होएगी ही। अगर बारिश हो रही है, बहुत तेज से बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म्स हो रहे हैं, तो उससे क्या है, एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो जेट एयरप्लेन्स है, जेट एयरक्राफ्ट है, वो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में चलते हैं, क्योंकि वहां पे कोई ज्यादा वेदर फिनोमेनास नहीं होते। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑफ द एब्सेंस ऑफ द क्लाउड्स एंड अदर वेदर फिनोमेना। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।